वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं पारितंत्र से, यानी आपका इकोसिस्टम। तो देखिए, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ भी एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, इसे ही पारितंत्र कहा जाता है। और इस पारितंत्र या पारिस्थितिकी जो शब्द है, इसकी रचना 1935 में A.G. टांसले द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, A.G. टांसले, इन्होंने ये रचना की थी इकोसिस्टम यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी शब्द की। ठीक है, ये प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक और जैविक घटकों के बीच में होने वाली जटिल अन्योन्यन क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तालाब एक पूर्णबंध स्वतंत्र पारितंत्र का उदाहरण है। ठीक, आगे देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट के रूप में मानी जाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में मानी जाती है। ठीक है, ये जलाशय की एक बूंद जितनी भी हो सकती है। इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम भी कहा जाता है। माइक्रो इकोसिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा था और फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा था। ठीक, आगे देखा जाए तो इसको जो है दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थलीय, दूसरा है जलीय तंत्र। ठीक है, जिसमें घास, स्थल, वन, मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। वहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपकी झील, नदियाँ, समुद्र इत्यादि आते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसका विशालतम जो है वो समुद्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्र जल होता है। इसी वजह से ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसका विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या है, समुद्र है। और इसमें समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त 85% लवण सोडियम क्लोराइड है। आगे देखते हैं इसके बारे में। जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल देखा जाए तो जैवमंडल बायोस्फीयर यानी मिट्टी, सैल, जल, वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके साथ जीवित जीव संबंधित है। यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, आप फिगर में देख रहे हैं, जीव है, व्यष्टि यानी व्यष्टि, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र। ठीक है, बायोम, उसके ऊपर से ये देखिए, ये है आपका जैवमंडल। ठीक, आगे देखते हैं, अगर देखा जाए पारितंत्र के घटक। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका अजैविक, दूसरा जैविक। अजैविक घटकों को देखा जाए तो इसमें देखिए, पहले भौतिक कारक यानी सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, दाब इत्यादि। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, चट्टान, मिट्टी, अन्य खनिज। कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमिड पदार्थ। यह सजीव तंत्र के मूलभूत अंग हैं, इसलिए ये जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश अगर देख लेते हैं तो इसमें ये सौर विकिरण ऊर्जा उपलब्ध कराता है जो संपूर्ण पारितंत्र को नियंत्रित करती है। ठीक है, प्रकाश का भेदन पानी की पारदर्शिता या जल में कण या तथा प्लवकों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, प्रकाश के भेदन की सीमा के आधार पर तालाब को सुप्रकाशित, मध्य प्रकाशित, अप्रकाशित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक, और जो सुप्रकाशित क्षेत्र होते हैं उसमें पौधों और जंतुओं की प्रचुर मात्रा में प्रकाश उपलब्ध रहता है। आगे ये देख लीजिए, अकार्बनिक पदार्थ। इसमें जल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कुछ अन्य तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस जो तालाब की अवस्थिति पर निर्भर है, वे सम्मिलित हैं। ठीक है,
और ये जैसे O2 CO2 ये पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं, ठीक। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, अन्य कार्बनिक लवण तली के अवसाद में सजीवों के अंदर आरक्षित अवस्था में रहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिक। तो तालाब में आमतौर से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ यानी अमीनो, ह्यूमिड अम्ल, मृत पौधों और जंतुओं के अपघटित उत्पाद ये सब हैं, ठीक है। आंशिक रूप से पानी में घुले रहते हैं ये, और आंशिक रूप से ही पानी में निलंबित भी रहते हैं। ये हो गए आपके कार्बनिक यौगिक।